हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो थर्ड सेमेस्टर एनेस्थीसिया और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वालों के लिए हैं। हम ग्रेन्युलोपोएसिस और एरिथ्रोपोएसिस पढ़ चुके हैं। हेमेटोपोएसिस में अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है मेगाकार्योपोएसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटलेट की प्रोडक्शन के हवाले से है कि ब्लड में हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक ब्लड सेलुलर पार्ट है और एक प्लाज्मा का पार्ट है। प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर, 92% और 8% जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं उसमें, जबकि जो कि 55% होता है, और 45% जो है वो हमारे पास सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें सेल पाए जाते हैं। उन सेल में हमारे पास WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स जो है इनकी प्रोडक्शन कैसी होती है। हेमेटोपोएसिस जितनी भी सेल्स हैं ब्लड के वो सारे बोन मैरो में ही उनकी प्रोडक्शन होती है। तो उसी तरह जैसे कि बाकी सेल बन रहे थे तो प्लेटलेट्स भी वो बोन मैरो में ही बनते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मेगाकार्योपोएसिस के बारे में कि प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, कितने स्टेजेस हैं, कितने दिन लेते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है इसकी। Megakaryopoiesis is the production of megakaryocyte in bone marrow that produce platelets। असल में मेगाकार्योपोएसिस में क्या होता है कि एक सेल होता है हेमाटा, जो कि ब्लड सेल्स का, ब्लड के जितनी भी सेल्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो मेगाकार्योसाइट होता है, जो कि 40 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर उसकी डायमीटर होती है। अब ये सेल जो है ये जब बनता है, आगे हम पढ़ेंगे, इससे प्लेटलेट्स जो होते हैं इसकी साइटोप्लाज्म से शेड आउट होते हैं। तो मेगाकार्योपोएसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेगाकार्योसाइट की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में, और फिर बोन मैरो में जब मेगाकार्योसाइट की प्रोडक्शन होती है तो उससे प्लेटलेट्स बनते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट आप देखिए, थ्रोम्बोपोएटिक सेल्स ओरिजिनेट इन द बोन मैरो विद द फॉलोइंग डेवलपमेंटल फॉर्म। हम लोग पढ़ चुके थे, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास एक प्लोरीपोटेंट सेल होता है जिसको हम प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। फिर वो जो होता है उसके दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल और एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल जो होते हैं वो मज़ीद फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल में और एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योब्लास्ट एंड एरिथ्रोब्लास्ट। फिर वही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट एंड मेगाकार्योब्लास्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योब्लास्ट में, जिसको मेगाकार्योब्लास्ट भी बोलते हैं। तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है कि मेगाकार्योब्लास्ट जो होता है वो बन जाता है और मेगाकार्योब्लास्ट के बाद वो सीरीज़ क्या स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पहला सेल रिकग्नाइजेबल सेल जो था RBC का वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट था और WBC का मायलोब्लास्ट है। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स लिनिएज का जो आइडेंटिफाइबल सेल है फर्स्ट, वो कौन सा है, वो मेगाकार्योब्लास्ट है। क्लियर? अच्छा, ये मेगाकार्योपोएसिस के स्टेजेस हैं। सबसे पहले हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, फिर उसमें प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन होती है, फिर जो हमारे पास सेल बनता है वो मेगाकार्योब्लास्ट, फिर प्रो मेगाकार्योसाइट होता है और फिर उसके बाद प्लेटलेट्स बनते हैं। ये मल्टीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं। फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर होता है, फिर मेगाकार्योब्लास्ट, फिर प्रो मेगाकार्योसाइट, फिर मेगाकार्योसाइट और फिर थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट जिसको बोलते हैं वो बनते हैं। स्टेजेस देखिए थ्रोम्बोपोएसिस के। मेगाकार्योब्लास्ट क्या होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिफाइबल सेल हैं प्लेटलेट्स लिनिएज के। ये लार्ज सेल होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, न्यूक्लियस लार्ज एंड ओवल, कंटेन्स न्यूक्लियोलाई, साइटोप्लाज्म स्मॉल होता है और ब्लू इन कलर, साइटोप्लाज्म कंटेन नो ग्रेन्यूल्स। ये मेगाकार्योब्लास्ट है, फर्स्ट आइडेंटिफाइबल सेल है प्लेटलेट लिनिएज की। RBC का जो था वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट था, WBC का मायलोब्लास्ट है, तो यहाँ पर मेगाकार्योब्लास्ट है। उन दो प्रोसेस में ये था कि जैसे सेल मैच्योर होता जा रहा था तो उसकी साइज़ डिक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पर सेल मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होते जा रहा होता है। प्रो मेगाकार्योसाइट को आप देखें, राउंड और ओवल शेप्ड होता है, लार्जर देन मेगाकार्योब्लास्ट। सेल जो होते हैं वो क्या हो गया, उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, साइटोप्लाज्म ब्लू,
साइटोप्लाज्म कंटेन एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स। अब प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर पर जो है माइक्रो स्ट्रक्चर प्लेटलेट का उनकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखें कि प्लेटलेट्स में जो होते हैं 3 तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स। तीसरे जो होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम में एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर आपसे पूछे कि प्लेटलेट्स में कितने टाइप्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तब आपने 2 लगाने हैं, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स। वैसे अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में जो है हमारे पास एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रो मेगाकार्योसाइट के स्टेज पर जो है एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मेगाकार्योब्लास्ट के स्टेज पर नहीं होते। अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो एक बड़ा न्यूक्लियस है लेकिन इसके लोब्स नहीं है, यूनी न्यूक्लिएटेड है और यूनी लोब है, नॉन न्यूबिलेटेड है। मेगाकार्योसाइट को आप देखें, ये लार्ज सेल है, 40 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, न्यूक्लियस सिंगल है लेकिन अब लोब्यूलेटेड है। जो पहली स्टेज था प्रो मेगाकार्योसाइट, यहाँ पर इसके लोब्स नहीं थे लेकिन अब इसके लोब्स प्रेजेंट हैं। साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंटेन्स एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स। थ्रोम्बोसाइट आर प्लेटलेट्स राउंड और ओवल शेप ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर है इनकी, और प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्योसाइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप देखें, जो बोन मैरो के वेसल्स होते हैं, वस्कुलेचर जो है, वहाँ पर जो भी सेल प्रोडक्शन होती है वो ब्लड में आता है, बोन मैरो से ब्लड में आते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ डायपिडेसिस स्क्वीजिंग। वो सेल जो होते हैं स्क्वीज़ हो जाते हैं और जो पोर्स होते हैं वेसल्स में, उसकी थ्रू डायपिडेसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड में आ जाते हैं। अब अगर बाकी सेल आप देखें तो उनका साइज़ बहुत कम होता है, वो स्क्वीज़ कर सकते हैं ख़ुद को और वो न्यूक्लियस में ब्लड में आ सकते हैं बोन मैरो से। लेकिन अगर आप मेगाकार्योसाइट को देखें तो मेगाकार्योसाइट जो है वो एक बड़ा सेल है और वो पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता, जो वेस्कुलेचर है बोन मैरो का उन वेसल्स के पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो करता क्या असल में, वो जब क्रॉस नहीं कर सकता तो फिर उनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बना देते हैं, जो पोर्स होते हैं उसमें अपनी साइटोप्लाज्म को इन कर देते हैं। ये पिक्चर आप देखिए, ये तो अगर यहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट है, सही है, यहाँ पर अगर कोई वेसल प्रेजेंट है, अब ये पूरा सेल जो है वो यहाँ एंटर नहीं हो सकता, क्लियर है। तो वो क्या करता है, ऐसे प्रोजेक्शन बना देता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये बना देते हैं, और वस्कुलेचर के जो पोर होते हैं जिससे बाकी सेल एंटर होकर ब्लड में चले जाते हैं, तो ये पूरा सेल तो नहीं जा सकता, फिर क्या कर देते हैं, ये प्रोजेक्शन जो होते हैं वो पोर्स के अंदर दे देते हैं। जैसे ये प्रोजेक्शन पोर्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो अब इन पोर्स से यहाँ से शेडिंग होती है, यहाँ से क्या होता है, शेडिंग होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो यहाँ से जुदा होते हैं और ब्लड में जाते हैं, असल में वही जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं। ये प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हैं ये एक मेगाकार्योसाइट है, इनकी प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से शेड आउट होता है, यहाँ से कट होता है, छोटे छोटे कट होके वो छोटे छोटे टुकड़े जो कट होते हैं वो असल में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये वही थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स है जी, ये क्या है, ये असल में पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल है, किसके, मेगाकार्योसाइट के, प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्योसाइट। मेगाकार्योसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी बडिंग है। साइटोप्लाज्म स्टेन ब्लू एंड कंटेन पर्पल रेड ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ईच मेगाकार्योसाइट प्रोड्यूसेस 4000 प्लेटलेट्स। जो मेगाकार्योसाइट होता है वो कितना, 4000 प्लेटलेट्स तक बना सकते हैं एक मेगाकार्योसाइट जो होता है। ये देखें, अब प्लेटलेट्स है, इनकी प्रोडक्शन हो रही है, ये फील्ड में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आरबीसी हैं, और जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये क्या है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है, ये 7 to 10 डेज तक
होते हैं। जैसे RBC 120 डेज था, WBC का डिपेंड करता है स्टेटस ऑफ द कंडीशन, स्टेटस ऑफ द बॉडी पर, कंडीशन ऑफ द बॉडी पर कि कौन सी कंडीशन चल रही है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, इन्फेक्शन है या नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है या इलनेस की कंडीशन है, तो इस पर डिपेंड करता है। प्लेटलेट्स की आप ओवरव्यू देखें तो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेगाकार्योपोएसिस। तो बोन मैरो में मेगाकार्योपोएसिस मीन मेगाकार्योसाइट बन जाते हैं और वो फिर पोर्स को क्रॉस करके ब्लड में नहीं आ सकते डायबिटेसिस के थ्रू, जैसे कि और सेल आ रहे थे। तो ये क्या करता है कि ये अपनी साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्शन बना के उनमें इंसर्ट कर देते हैं पोर्स में, और प्लेटलेट्स जो है उससे शेड आउट होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्योसाइट। ये प्लेटलेट्स जो है ये असल के मेगाकार्योसाइट के साइटोप्लाज्म है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकार्योसाइट फ्रेगमेंट्स एट द एज ऑफ द सेल। एज ऑफ द सेल जो किनारा होता है सेल्स का, वो क्या उससे शेडिंग होती है, छोटे छोटे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स बडिंग। मेगाकार्योसाइट नेच्योर इन अबाउट 10 डेज। तो ये 10 डेज लेता है। जैसे RBC 7 डेज ले रहा था, तो प्लेटलेट्स 10 डेज लेते हैं। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि प्लेटलेट रिलीज़ करता है। इसमें प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट डिराइव्ड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और ये क्या है, ये असल में अब प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आप देखें तो ये ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर नाम से ही पता है कि जब भी वस्कुलेचर की डैमेज होती है, किसी वेसल्स की डैमेज होती है, तो नीचे जो होता है वो सब एंडोथेलियल रीजन जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाता है। अब ये बात तो ठीक है कि वहाँ पर प्लेटलेट्स प्लग बनते हैं हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो डैमेज हो गई है, पूरी उम्र के लिए तो नहीं है, उसने तो ठीक होना ही है ना। तो सब एंडोथेलियल जो ग्रोथ होगा वो कौन कराते हैं? प्लेटलेट्स से एक हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं। ये असल में साइटोकाइंस हैं। ग्रोथ फैक्टर इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस है। अब ये क्या करते हैं, ये जहाँ पर सब एंडोथेलियल डैमेज हुई है उसको रीजेनरेशन उसकी कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं। अब पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के बारे में ये बात आप याद रखें कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़्म है, और जो भी चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होगा तो उसका सिंपली मकसद क्या होगा? सिंपली मकसद उसका ये है कि वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा, वो रीजेनरेशन, रिपेयर की तरफ, कोलेजिनेशन की तरफ जो है उसकी स्टेप होगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या कर रहा है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन कर रहा है, जहाँ पर डैमेज हुआ है उस डैमेज को ख़त्म कर रहा है, उस जगह को साफ़ कर रहा है, और वहाँ पर रीग्रोथ कराएगा, रीजेनरेशन कराएगी उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। और प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर, तो ग्रोथ से का मतलब ही ग्रोथ है, तो ये जो डैमेज हुआ है उसको वापस ग्रोथ कराएगा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या करेंगे कि वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा इनका। बोथ ऑफ दिस ग्रोथ फैक्टर हैव बीन शोन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिपेयर। अब देखिए रिपेयर में एंड रीजेनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर भी डैमेज हुए है उसके रिपेयर और रीजेनरेशन कराते हैं। हील एसोसिएटेड ग्रोथ फैक्टर है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि जो डैमेज हुए हैं उनकी रीजेनरेशन करते हैं। अब कोलेजन आप देखें, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के बाद, डैमेज के बाद उस जगह को साफ़ करते हैं, और उसको रीएपिथेलाइजेशन भी कह सकते हैं का किसी जगह पर, और कहीं पर इसको रिपेयरिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि सेल इंजरी अगर आप देखें तो सेल सबसे पहले इंजर्ड होता है, पहले एडाप्टेशन स्ट्रेस आता है तो फिर सेल उसके साथ एडाप्ट हो जाते हैं। अगर एडाप्ट नहीं होता, वो स्ट्रेस जो है वो हद से ज़्यादा है, तो सेल की इंजरी हो जाती है। जब सेल की इंजरी हो जाती है तो इंजरी के बाद या तो सेल डेथ होता है या फिर रिपेयरिंग होती है। तो जो रिपेयरिंग होती है उसमें सारे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये सारे ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? वहाँ पर रीजेनरेशन, रिपेयरिंग का काम करते हैं। अगर इन चीज़ों को आप लोकली अप्लाई करें, एज अ एजेंट यूज़ करें हीलिंग प्रोसेस के लिए, तो ये क्या करते हैं? वूंड हीलिंग कराते हैं। जितने भी ये मेंशन किए हुए हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और बाकी जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बीटा हो गए, ये सारे क्या है? वूंड हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज़ कराते हैं।
अब वो फैक्टर जो कि थ्रोम्बोपोएसिस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो इंटरल्यूकिन 3 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, 11 हो गया, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस को इंक्रीज़ करते हैं। अब थ्रोम्बोपोएटिन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पोटेंट जो है वो थ्रोम्बोपोएटिन है। ये किडनी और लिवर इसकी प्रोडक्शन कराते हैं और इसका काम क्या होता है कि मेगाकार्योसाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और मेगाकार्योसाइट को कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी सी प्लेटलेट्स, रैपिडली प्लेटलेट्स क्या करें, बनाएं। अब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है थ्रोम्बोपोएसिस को। तो आपको पूछ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज प्लेटलेट्स प्रोडक्शन या इनहेंस थ्रोम्बोपोएसिस मेगाकार्योपोएसिस एक्सेप्ट इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 11, थ्रोम्बोपोएटिन और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेगाकार्योपोएसिस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ये आप पिक्चर देखें, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट स्कार्ड मेगाकार्योपोएसिस, असल में मेगाकार्योसाइट बनते हैं और फिर इससे प्लेटलेट्स बन जाते हैं। मेगाकार्योसाइट जो है ये फिर प्लेटलेट्स बनाते हैं। फंक्शन क्या है इनका, कोगुलेशन में इनका फंक्शन होता है, हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म में इनका फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, और ये ब्लीडिंग जो होते हैं उनको स्टॉप करते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी है, 150,000 से लेकर 450,000 तक पर माइक्रोलीटर, जिसको 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। लाइफ स्पेन कितनी होती है इनकी, 7 to 10 डेज। नॉर्मल साइज़ कितना है, 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ऐसी कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर डिक्रीज़ हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, बोन मेरो में ही होता है। मेगाकार्योब्लास्ट होता है, फिर प्रोमेगाकार्योसाइट, फिर मेगाकार्योसाइट और फिर प्लेटलेट्स। स्पेसिफिकली एज अगर आप लोग देखें तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योब्लास्ट एंड एरिथ्रोब्लास्ट, फिर मेगाकार्योब्लास्ट। तो मेगाकार्योब्लास्ट के बाद ही बनते हैं। अब एक मेगाकार्योब्लास्ट होता है वो 4000 प्लेटलेट्स तक बना सकते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन को आप देखें, ये वो हार्मोन है जो कि किडनी और लिवर से प्रोडक्शन इनकी होती है, जैसे कि एरिथ्रोपोएटिन था EPO, तो यहाँ पर TPO है थ्रोम्बोपोएटिन, और ये प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जिससे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। 40 to 100 माइक्रोमीटर इसके डायमीटर होते हैं। ये मेगाकार्योसाइट है, लार्जेस्ट सेल होते हैं, एज़िरोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक नई वीडियो आती हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।